दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पीआईबी और अन्य इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो पहली पीआईबी में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनी हुई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं असेंबली की मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग 17 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 के बीच होगी। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं असेंबली की मीटिंग कहाँ होगी। तो ये न्यू दिल्ली नई दिल्ली में होने जा रही है और इसमें कितने 109 देशों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अगला इम्पॉर्टेंट है इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, तो श्री आर.के. सिंह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अब रही बात इसकी बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब किया गया था, तो ये डेट आप याद रखिएगा 6 दिसंबर 2017। 6 दिसंबर 2017 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था और ये पहला इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, गुरुग्राम, भारत के गुरुग्राम हरियाणा में, यानी इसका हेडक्वार्टर्स स्थित है। अब बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है क्या। इसमें अभी जो अध्यक्षता श्री आर.के. सिंह जी के द्वारा की जा रही है, उसमें क्या किस पे बातचीत होनी है, तो ये उस पर किस पे बात होनी है, तो ये एनर्जी ट्रांजिशन, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ट्रांजिशन के लक्ष्य को पूरा करने में हम कितने दृढ़ संकल्पित हैं, इस पे बातचीत होगी। यानी इसमें पहला पॉइंट किस पे चर्चा होगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अब्सोल्यूटली एसेंशियल फॉर आवर प्लेनेट्स गोल ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। यानी जो हमारी पृथ्वी प्लेनेट है, यानी ग्रह है, ग्रह पृथ्वी पर जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसको अब्सोल्यूटली एसेंशियल किस प्रकार है, इस पे चर्चा की जाएगी। और दूसरा बात किस पे होगी, यानी ये तो पहला होगा। दूसरा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ द एसेंशियल व्हीकल टू फुलफिल द इंटरनेशनल प्लेजेज ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। यानी जो एनर्जी ट्रांजिशन है इसी की पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रतिज्ञाएं, क्या संकल्प लिए गए हैं और वो कैसे फुलफिल होंगी और उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस कैसे हेल्पफुल होगा, इस पे भी चर्चा की जाएगी। और इसमें 3 जो अति महत्वपूर्ण, जिन्हें क्रिटिकल इश्यूज के नाम से इसमें कहा गया है, उस पर चर्चा होगी। और 3 कौन से क्रिटिकल इश्यूज हैं, पहला एनर्जी एक्सेस है, यानी ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित हो। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो। और तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन। यानी ये 3 पॉइंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा। यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्या हासिल होने वाला है, तो एनर्जी एक्सेस के बाद एनर्जी सिक्योरिटी और तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन, इससे क्या होगा, पूरा होने वाला है। इसके अलावा ये वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, यानी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके हाल फिलहाल में कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ऐसे प्रीलिम्स के स्तर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इसी के द्वारा निकाली, IESA के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट और तीसरी वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यानी वर्ल्ड सोलर तो तीनों में कॉमन है, यानी टेक्नोलॉजी, मार्केट और इन्वेस्टमेंट। 3 ये शब्द, टेक्नोलॉजी और दूसरा कौन है, मार्केट है, और तीसरा कौन, इन्वेस्टमेंट। यानी आप TMI से इसको ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, किससे, TMI, टेक्नोलॉजी, मार्केट और इन्वेस्टमेंट। ये 3 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं किसके माध्यम से, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा 2030 तक
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा $1 ट्रिलियन यानी $1 ट्रिलियन निवेश का भी यानी इसमें रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये क्या था, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस था जो प्रीलिम्स और मेंस व इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से और नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के द्वारा भी आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की बात हो, वहाँ पर भी सतत वहनीय ऊर्जा की बात की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस लक्ष्य यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के किस लक्ष्य में जो सतत ऊर्जा की बात की गई है, सतत व वहनीय ऊर्जा, उसको लिख के बताइएगा। इसके अलावा ये भी कमेंट में बताइएगा कि आखिरकार भारत के द्वारा जो 2030 तक यानी टारगेट पूरा किया जाना है, उसमें सौर ऊर्जा कितने यानी गीगावाट का टारगेट सौर ऊर्जा को रखा गया है। अभी एट प्रेजेंट इंडिया के पास कितनी कैपेसिटी है। अगला जो चर्चा पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, ये रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 अनाउंस किया जा चुका है और इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया, तो इनमें से दो अमेरिका के वैज्ञानिक और एक डेनमार्क के वैज्ञानिक शामिल हैं। अमेरिका के कौन कौन वैज्ञानिक है, तो कैरोलिन R बर्टोजी, तो यहाँ शब्द आप बर्टोजी उठा लीजिए, और के बैरी शार्पलेस, तो के बैरी शार्पलेस का बर्टोजी बैरी, ये दोनों अमेरिका के हैं। तो USA के दो वैज्ञानिक बर्टोजी और बैरी, बैरी माने आप हिंदी में बैरी दुश्मन को बोलते हैं, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए कि आपका दुश्मन बैरी कौन है, आपका बर्टोजी है, तो आपके दिमाग में याद रहेगा, तो यानी दिमाग में फिट हो जाएगा। तो एक कैरोलिन R बर्टोजी और बैरी शार्पलेस को दिया गया, तो बैरी बर्टोजी दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और साथ में जो तीसरे वैज्ञानिक हैं वो मार्टिन मेल्डाल हैं। तो डॉल से यहाँ डेनमार्क निकल आएगा, डॉल से डेनमार्क, तो इसका मार्टिन मेल्डाल का केवल डाल पकड़ लीजिए तो डेनमार्क इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये 3 रसायन शास्त्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, एक बैरी, दूसरे बर्टोजी और तीसरे मेल्डाल। तो मेल्डाल यानी बैरी बर्टोजी USA के हैं, जबकि मेल्डाल कहाँ के हैं, तो ये डॉल से हमने कहा डेनमार्क निकाल दीजिए। किस लिए दिया गया, तो इन्होंने जो काम किया है तीनों वैज्ञानिक मिल करके, ये क्लिक केमिस्ट्री व बायो अर्गोगोनल केमिस्ट्री पे काम किए हैं। तो ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो अर्गोगोनल केमिस्ट्री पे काम किए हैं, तो इसके लिए इनको दिया गया है। आगे अगर बात करें इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हमने आज जो टॉपिक उठाया हुआ है वो भारत का बौद्धिक संपदा रेजिम अभी तक कैसी रही है, इसकी बात की है। तो इसमें मेंस के पॉइंट आप क्या समस्याएं, जो भारत का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये रेजिम है उसमें क्या समस्याएं और भारत की क्या स्थिति है, उसको भी हमने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2016 में बात करें तो भारत, अब जब भी मैं इसमें लिखें तो कंपेयर करके लिखें, निबंध में कोई पॉइंट शामिल कर रहे हैं तो कंपेयर करें। 2016 में 81 स्थान पे था, लेकिन अभी जो 2022 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया उसमें भारत की रैंक कितनी 40 हो गई। इसके पिछले साल 46 थी, तो अभी कितनी हो गई है 40 हो गई है। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में जो स्थापित हुआ था, जिसे बीपो के नाम से जाना जाता, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर से, इसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता। तो 2016 में भारत की रैंक कितनी थी यानी 81, और 2022 में मुश्किल का कितने 6 सालों में इंक्रीज होकर के भारत ने लंबी यानी सुधार किया है, कितनी हो गई है, तो इसमें 40 हो गई है। अगली बात करें समस्याएं, लेकिन अभी भी बनी हुई, क्या समस्याएं बनी हुई है कि भारत में चीन के मुकाबले 5% व USA के मुकाबले 10% कम पेटेंट फाइल होते हैं। लोग पेटेंट फाइल ही नहीं करना चाहते हैं। समस्या भारत में ये मेजर है, क्योंकि चाइना में जितने पेटेंट फाइल होते हैं उसकी तुलना में भारत में 5% कम, अमेरिका से तुलना करें तो 10% कम पेटेंट फाइल किए जाते। दूसरी बात इसमें और क्या है, पेटेंट प्रदान करने में भी भारत USA व चाइना की तुलना में पीछे है। भारत में रूल रेगुलेशन, नियम कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिससे जो पेटेंट धारकों को पेटेंट मिलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगला क्या है कि इसमें
स्टाफ की भी कमी है। तो इसमें आगे और क्या किया जाना चाहिए, उसमें पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि जो अगले 2 सालों में भारत में जो पेटेंट ऑफिस हैं उसमें लगभग 2000 नए स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसको अति शीघ्र जो ये वैकेंट सीट्स है किसमें, यानी पेटेंट ऑफिस में, उसको भरने की यानी जल्द कोशिश की जाए। इसके अलावा यूटिलिटी मॉडल पेटेंट, इसको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, जिससे नवाचार जो इनोवेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी उसको क्या ना तो इंसेंटिव प्रदान किया जाता है और ना ही इसमें कोई इनकरेजमेंट किया जाता। तो बहुत ज़्यादा नवाचार जो कल्चर होनी चाहिए वो भी भारत में विकसित नहीं हो पा रही है। जो यूटिलिटी मॉडल पेटेंट है तो ये किसके अंतर्गत, तो जो अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन जो शुरू किया गया उसी के अंतर्गत जो यूटिलिटी मॉडल पेटेंट है वो भी इसका एक कंपोनेंट के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये इसका आप यूज मेंस में कर सकते हैं। क्वेश्चन आप मेंस का आज का जो क्वेश्चन वो लिख लीजिए कि बौद्धिक संपदा यानी अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसको संरक्षित करने के लिए भारत में क्या कदम उठाए गए हैं, चर्चा कीजिए 200 शब्द में। इसका आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है पिनाका, ये भी पीआईबी में बनी हुई थी न्यूज में, हमने इसको भी उठा लिया क्योंकि डिफरेंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जो पिनाका है सबसे पहले यही जान लीजिए है क्या, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत और आर्मेनिया के बीच एक समझौता हुआ है। ये पूरी क्योंकि भारत आर्मेनिया को पिनाका जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल लॉन्चर, इसको प्रदान करेगा। तो ये स्वदेशी रूप से इंडिजिनसली इसको डेवलप्ड किया गया है और इसकी रेंज कितनी 90 किलोमीटर है। कुल मिला के जो चाइना और पाकिस्तान को भारत कभी भी निपटा सकता है। और इसकी खासियत क्यों है, इसे आप ऊपर देखे होंगे तो एक शब्द अभी यूज किए, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी क्यों है, क्योंकि यह मात्र 44 सेकेंड में कितने 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर कर सकता है। कितने 44 सेकेंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को क्या कर सकता, यानी हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को ये फायर कर सकता है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्या नाम दिया गया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। यहाँ ये शब्द बिल्कुल अब दिमाग में बैठ गया होगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, उसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ की जो लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। जबकि इसका निर्माण यानी सार्वजनिक कंपनी के साथ साथ इसमें 2 टाटा एंड लार्सन एंड टुब्रो नामक कंपनी जो निजी क्षेत्र की कंपनी है उनके द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है। इसके बाद अब आइए जो अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको वेल लर्नड या कहें इंफॉर्मेटिव करंट की ओर चलते हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया, तो ये पंकज त्रिपाठी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी जी क्या करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट में कुल 52 एपिसोड जो यानी क्या किए जाएंगे, इसमें पब्लिश होंगे। और ये जो 52 एपिसोड दिखाए जाएंगे ये कितनी भाषाओं में होंगे, 23 भाषा, 23 यानी 22 और प्लस 1 अंग्रेजी, 23 भाषाओं में होगा। और इसमें 23 के आगे एक 0 और लगा देना तो ये 230 बन जाएगा। 230 आकाशवाणी चैनलों पर इसका क्या किया जाएगा, यानी इसको पब्लिश किया जाएगा। अगला नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 एक इसको दिया जाएगा। तो ये पूर्व जर्मन जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, उनको प्रदान किया जाएगा। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की जो थीम है वो ये आपके सामने लिखी हुई है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स।
यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का रूपांतरण अध्यापकों शिक्षकों से शुरू होता है। ये इस बार की वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम है। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। क्या वो 5 सितंबर को मनाया जाता है? यदि 5 सितंबर को मनाया जाता तो बताइएगा उस दिन किसका हैप्पी बर्थडे होता है। बात करें इसका वर्ल्ड टीचर्स डे, तो इसकी शुरुआत 1994 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। अगला यहाँ पर फिर हमने एआई मेंस का दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आप लिखिए एआई से आप क्या समझते हैं? एआई का डिफेंस व सुरक्षा में क्या अनुप्रयोग किया जा रहा है, चर्चा कीजिए। 200 शब्द में इसका आंसर लिखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपक सकता है। अब यहाँ पर कुछ आप जैसे डेटा मैनेजमेंट में और एडवांस आईएसआर में इसका यूज वर्तमान में किया जा रहा है। तो इसमें जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पर हमने शामिल करने की कोशिश की यूएसए का प्रोजेक्ट मॉबिन, आप इसमें बता सकते हैं डेटा मैनेजमेंट में प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक का मतलब हुआ कोई भी सामान सामग्री जो सामरिक दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को लॉजिस्टिक संभार या रसद के नाम से जाना जाता। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एआई का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है हथियार को उसका सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से यानी क्या सुसज्जित करने में कैसे एआई का यूज करके हम एडवांस कर सकते हैं, उसमें भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा की दृष्टि से साइबर स्पेस को जनरेट करने में भी इसका प्रयोग हो रहा है। अब बात आती है चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे ज़्यादा तो चैलेंजेस यही है डेटा एंड प्राइवेसी की। डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए जिससे कि जो प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी है वो अनुरक्षित हो सके, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसका नैतिक जोखिम, यानी मानो जो नरसंहार में भी इसका यूज किया जा रहा है तो किया जा सकता है, तो नैतिक जोखिम भी है। अगला सामरिक जोखिम, किसी भी देश को कभी भी यानी नस्ते नाबूद किया जा सकता है, तो ये आपका सामरिक जोखिम भी बना रहेगा। दूसरा इंसानों को नुकसान, यानी इंसानों को नुकसान पहुंचाने में एआई का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो पूर्वाग्रह जो भी, क्योंकि कभी भी रोबोटिक्स या कहा जाए एआई से संचालित यंत्र मानव का स्थान नहीं ले सकता, तो इसके प्रति कई तरह के पूर्वाग्रह हैं, तो उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि मशीन को जैसे डिजाइन कर दिया गया वैसा ही क्या करेगा, बर्ताव करेगा। तो ये इसकी चैलेंजेज हैं। इसके अलावा अन्य आप भी इसमें अपने सोच के चैलेंजेस लिख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आज हमने मेंस के आपको लिखने के लिए दिए। आप इसका आंसर आप पर्सनली 991969 ये नंबर भी आपको देखो लिखा है ये, लेकिन टेलीग्राम पे पीडीएफ बना करके आप आंसर भेज सकते हैं। तो 9919698146 आपको आंसर में और क्या पॉइंट शामिल किए जाने चाहिए वो आपको बता दिए जाएंगे। और इसका जो मॉडल आंसर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आपको कहाँ मिलेगा, तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक वाला बटन जरूर दबाएं। तो लाइक डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देखे जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।